हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन का क्रैश कोर्स करेंगे। तो थ्योरी का रिवीजन करेंगे इन अराउंड 15 मिनट्स। उसके बाद 28 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो जेईई मेन लेवल के रहेंगे इन 45 मिनट्स। ठीक है। अब यहाँ का इसमें जिसका सैलिएंट पॉइंट्स मैं बता दूँ, जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे वो 3 करेंगे। उनमें से एक जेईई मेन 2019 का भी क्वेश्चन है और 3 जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स भी करेंगे। 6 इंटीजर टाइप या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है। हर टाइप का प्रॉब्लम लिया गया है जो सर्कुलर मोशन में पूछा जा सकता है। टाइम स्टैम्प और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प के थ्रू टाइम स्टैम्प आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो टाइम स्टैम्प के थ्रू आप किसी भी टाइम पे क्लिक करोगे तो वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन खुल जाएगा। जैसे 37 30 46 इसको क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 खुल जाएगा, है ना। ये सैम्पल है, इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ अलग अलग होगा, लेकिन जो भी है आपको इस फॉर्मेट का ही कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। तो इतना सारी चीज़ हम लोग करने वाले अगले 1 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में। तो इससे अच्छा आपका रिवीजन सर्कुलर मोशन का पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो चाहे आपको ये लेक्चर कितना ही बोरिंग लगने लगे, लेकिन उठना नहीं, क्योंकि 1 घंटा में थ्योरी प्लस 28 प्रॉब्लम्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इसको कर्वीलिनियर पाथ बोलते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़े हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी जनरल पाथ यहाँ पे ड्रॉ किया गया। ठीक है। तो सपोज पार्टिकल यहाँ पे है, तो उसके पाथ के एक टेंजेंट डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल अगर इस तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बना देंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। जैसे यहाँ पे होता पार्टिकल, अगर पार्टिकल यहाँ पे होता तो टेंजेंट ऐसा बनाते तो वेलोसिटी इस तरफ होता है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ, और मान लो एक्सेलरेशन इस तरफ, मान लो। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग 2 कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इस एक्सेलरेशन का एक और कंपोनेंट निकाल सकते हैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का वो पार्ट जो वेलोसिटी के पैरेलल है, और एक्सेलरेशन का वो पार्ट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इनका काम क्या है? जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उनका काम है स्पीड को चेंज करना, जो आप देखे हो इससे पहले जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हो। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक्सेलरेशन भी इसका इस तरफ है, तो उसका स्पीड बढ़ता है। ठीक है। एक्सेलरेशन अपोजिट रहेगा तो स्पीड घटता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को, यानी स्पीड को बढ़ाना या घटाना। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, खाली डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन काम क्या है? वो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है। तो हम लोग आपसे काम बांट देंगे। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आगे दुनिया में, कभी भी कोई क्वेश्चन करने वाले हो, एक्सेलरेशन का कौन सा पार्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा? टेंजेंशियल वाला पार्ट। अगर अलोंग रहेगा तो इंक्रीज करेगा, अपोजिट रहेगा तो डिक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसा आता अगर, तो अपोजिट आता। ठीक है। और नॉर्मल वाला जो एक्सेलरेशन रहेगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हम लोग बोलते हैं स्पीड को चेंज करता है, तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करता है, वो होता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा होगा, तो कभी भी किसी पॉइंट पे है तो उस पॉइंट पे उसका जो पाथ होगा, उस पाथ को लेके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग सर्कल ड्रॉ होगा, हर पार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 अलग अलग पॉइंट पे दिखाया हुआ, एक इस पॉइंट पे दिखाया हो, एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है। यहाँ पे ऐसा मोशन कर रहा है एज इफ वो इस सर्कल में चल रहा होगा, यहाँ पे ऐसा मोशन कर रहा है एज इफ उसका सर्कल पार्ट ये है। ठीक है ना। वो सर्कल कोई भी स्मॉल आर्क में चलेगा, मतलब उस सर्कल में चल रहा है मान लो। वैसे यहाँ पे ऐसा पार्ट में चल रहा है। ठीक है। तो ऐसा मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पार्ट लगेगा इस सर्कल का पार्ट, है ना। तो हर स्मॉल पार्ट ऑफ द मोशन कैन बी कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो उस सर्कल का रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स जनरल कर्वीलिनियर मोशन में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता रह सकता है। ठीक है। फिक्स नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है। ये तो स्पीड भी चेंज होते रहेगा, ये भी चेंज होते रहेगा। ठीक है। ओके। अब सर्कुलर मोशन में आता है। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल। तो सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल के लिए सबसे पहले कुछ कुछ वेरिएबल्स को देख लेते हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स, मतलब कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या है? कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लो और उस रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको हम लोग एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। सपोज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 45 पे, 180 डिग्री पे, कोई भी एंगल पे हो तो उसको हम लोग एंगुलर पोजीशन बोलेंगे। ठीक है। जस्ट लाइक ओरिजिन चुनते थे ना हम लोग एक्स एक्सिस में मोशन देखने के लिए, एक्सिस में कहीं भी ओरिजिन चुनते थे, वैसे यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन चुन ले, कहीं भी चुन सकते हैं आपका मन। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी होता है v परपेंडिकुलर बार, इसका मतलब मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। वैसे अल्फा को डिफाइन किया गया, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिफाइन किया गया डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। अब ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होता है ना। तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। ठीक है। अल्फा भी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। अल्फा एंड ओमेगा बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। जैसे यहाँ पे बताऊं, पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो आप अगर इसमें अपना राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? आपके तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है। तो थंब आपके तरफ पॉइंट करेगा तो ओमेगा आपके तरफ है ना। ओमेगा आपके तरफ है। आपके तरफ वाला सिंबल को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा स्पीड बढ़ रहा होगा तो अल्फा भी आपके तरफ होगा, अगर स्पीड बढ़ रहा होगा तो, और अगर स्पीड घट रहा होगा तो अल्फा आपके अपोजिट होगा। ठीक है।
तो स्पीड बढ़ रहा होगा मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड बढ़ना, स्पीड बढ़ना मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ना, कितने जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो कस के एंगल चेंज करेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ रहा मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है, एंगुलर स्पीड बढ़ रहा मतलब अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में। तो ओमेगा तो हमें पता है क्योंकि पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ओमेगा आपके तरफ है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपके तरफ, मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर और आपके तरफ है ना। तो अल्फा भी उसी डायरेक्शन में होगा अगर स्पीड बढ़ रहा होगा, अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर स्पीड घट रहा होगा, ठीक है ना। तो अल्फा और ओमेगा हमेशा प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ओके, अब इस पार्ट का मतलब समझते हैं। अब ये है एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया, सपोज इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हो आप, तो क्या करोगे आप, इस पार्टिकल का सबसे पहले दूरी पता कर लो जो कि r है, और फिर इस पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसका दो कॉम्पोनेंट ले लो, एक अलोंग द रेडियस और एक परपेंडिकुलर द रेडियस, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि ये पार्टिकल एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चेंज किसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा। वो सोचने के लिए आप मान लो कि ए वाला कॉम्पोनेंट एब्सेंट है, ए वाला कॉम्पोनेंट एब्सेंट मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसका एंगल चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के अबाउट तो एंगल वैसे ही रह जाएगा, जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाला रहेगा तब ना पार्टिकल का एंगल चेंज होगा, इसके कारण पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो देखो एंगल चेंज हुआ, यहाँ पहुँचेगा और एंगल चेंज होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर टू रेडियस अबाउट या डिस्टेंस वेक्टर, सॉरी रेडियस वेक्टर, वो क्या होता है आपका एंगल को चेंज करने में मदद करता है। और जो पैरेलल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कॉम्पोनेंट विच इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर, वो डिस्टेंस या सेपरेशन को चेंज करने में मदद करता है, एंगल को चेंज करने में मदद नहीं करता है, ठीक है ना। तो ओमेगा तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी ओमेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन है, तो ये आगे वो एंगल चेंज करने में मदद कर रहा है, तो वी परपेंडिकुलर बार, तो ओमेगा का जनरल डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर पूरे मैकेनिक्स में कोई है तो वो ये लाइन है, ये लाइन कभी बोला जा सकता था लेकिन इस चैप्टर में मुझे बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, और यही लाइन के कारण मून अर्थ की तरफ गिर नहीं रहा है, मतलब गिर रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा कभी, ठीक है। तो ये लाइन क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा उस डायरेक्शन के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा होगा, एंड नॉट इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव नहीं करता है, वो फोर्स और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव नहीं करता है, ठीक है। तो उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करना है बस, कहीं कहीं वेलोसिटी के डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी हो जाता तो उस समय फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर सकता हो, लेकिन उसको काम क्या करना है, सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन मूव करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, जैसे यहाँ पे मैं एक दिखाऊं एग्जाम्पल, सपोज ये सर्कुलर ऑर्बिट है ऑफ मून, मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, है ना, ये मून है और ये अर्थ का सेंटर है मान लो, ठीक है, ये अर्थ है, पॉइंट मार्क से दिखा रहे हैं ना। तो ये मून का वेलोसिटी इस मोमेंट में इस तरफ है, इसलिए इधर भागता है, मून पे वाले फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट फोर्स की तरफ नहीं चलता, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी की तरफ चलता है। फोर्स का काम क्या होता है, फोर्स का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना, ठीक है। फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी अभी इधर है तो कुछ देर के बाद वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, कुछ देर बाद देखो वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, कुछ देर बाद देखो तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करते वेलोसिटी कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा फोर्स, फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, यानी वेलोसिटी को चेंज करना, ठीक है। वेलोसिटी को चेंज करना मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। सर्कुलर मोशन में सिर्फ इस केस में देखेंगे तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से अगर मून घूम रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खाली स्पीड का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है लेकिन फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो मून कब गिर जाएगा अर्थ की तरफ, अगर आप समहाउ मून को रोक दो, मून अर्थ की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। अभी भी वो गिर रहा है लेकिन वो चलते चलते गिर रहा है, तो इसलिए वो सर्कल में घूमता जा रहा है, ठीक है ना। गिरना किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलना इसको बोलेंगे। अगर मून ऐसा चल जाए तब ना दूर हो जाएगा अर्थ से, और एक्चुअली मून के तरफ अर्थ की तरफ ही आ रहा है हर बार, लेकिन अर्थ भी कर्व हो जा रहा है इसलिए अर्थ तक पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट उतना तो मत सोचना, लेकिन इस लाइन को ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट फोर्स की तरफ क्यों नहीं चल रहा, फोर्स की तरफ नहीं चलना ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी की तरफ चलना रहता है, ठीक है। कभी मत सोचना कि फोर्स की तरफ चलता है ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट किस तरफ चलता है, वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। तभी तो आप पार्टिकल यानी किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, आपके हाथ से छूटने के बाद फोर्स तो उस पर नीचे लग रहा है लेकिन वेलोसिटी ऊपर है, पार्टिकल किस तरफ जाता है, वेलोसिटी की तरफ जाता है, फोर्स की तरफ नहीं आता है। हाँ, ये फोर्स का काम क्या है, वो इस वेलोसिटी को कम करेगा, तो 20 से 15 10 वैसे करते जाएगा तो स्पीड कम होता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो वेलोसिटी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। ओके, तो फॉर एनी कर्वीलिनियर मोशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसा भी कर्व हो, चाहे सर्कल हो या कोई भी पाथ हो, आपको सिर्फ दो इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। हम लोग फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हो तो पता कर सकते हैं, न्यूटन ऑफ मोशन पढ़े हुए वो पता कर लेंगे, ठीक है। और एक नॉर्मल वाला, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन पे फोर्सेस लिख लो, टेंजेंशियल डायरेक्शन जो आपको यहाँ पे बताया था, जो पाथ है, पाथ के अलॉन्ग इस पॉइंट पे लिखना है, तो इस पॉइंट के यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इस टेंजेंट वाले लाइन के अलॉन्ग जितने फोर्सेस सबको लिख दो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ मैं। नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंट इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विद नेट फोर्स अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही दो इक्वेशन हमेशा लिखना है ना। सर्कुलर मोशन केस में नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो एक सेंटर आ गया ना, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल यानी सीकिंग टुवर्ड्स सेंटर या मूविंग टुवर्ड्स सेंटर वैसा कुछ है ना। टुवर्ड्स सेंटर मत बोलो, मूविंग टुवर्ड्स सेंटर, सीकिंग सेंटर वैसा बोलो यार, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। जो भी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल या
रेडियल एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, और उसका वैल्यू हो जाता है v²/r, और v का वैल्यू ओमेगा आर लिखते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, तो दो रिलेशन आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। v इक्वल टू ओमेगा आर सर्कुलर मोशन में काम आएगा, और a इक्वल टू या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, ये दोनों रिलेशन याद रखना है हमें, है ना। r है रेडियस ऑफ सर्कल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v है टेंजेंशियल स्पीड, है ना। v क्या है? टेंजेंशियल स्पीड। ठीक है, सर्कल में घूमने का स्पीड। ठीक है, अब कार किसी सर्कुलर पाथ में चल रहा है जिसका रेडियस r है, v स्पीड से चल रहा है। अगर वो अनबैंक्ड रोड पे चल रहा है, अनबैंक्ड रोड मतलब हॉरिजॉन्टल रोड या फ्लैट रोड, ठीक है, तो v का वैल्यू 0 से इस तक ही हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा हुआ तो कार स्किड कर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू रेडियस ऑफ द पाथ इनटू g। ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो कार स्किड कर जाएगा। ठीक है, और अगर बैंक रोड में चल रहा है, बैंक रोड मतलब ढला वाला रोड, थोड़ा ऊंचा रोड, है ना, तो ऊंचे वाले रोड से क्या फर्क पड़ेगा? कार जैसे ऊंचा रोड हर तरफ रहेगा ऐसे, तो मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, खाली पाथ दिखा रहा हूँ। तो कार इस सर्कल में चल रहा है ऐसे, ऊंचे ऊंचे रोड पे चल रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊंचे रोड में क्या फर्क पड़ेगा? एक नॉर्मल आ जाएगा, और वो नॉर्मल ही सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो नॉर्मल का जो सेंटर की तरफ वाला कंपोनेंट रहेगा वो उसको सर्कल में घूमने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन का जरूरत नहीं है। तो जब फ्रिक्शन का जरूरत नहीं है तब जिस स्पीड से चलेगा वो स्पीड को हम लोग ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। उसका वैल्यू होता है रेडियस ऑफ पाथ इंटू जी इंटू टैन थीटा, ये जो एंगल था इसका टैन। ठीक है ना, तो इस केस में फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज 0। भले फ्रिक्शन वाला रोड हो, यहाँ पे रफ रोड है लेकिन फ्रिक्शन लग नहीं रहा है रोड पे। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन स्कीडिंग के समय लगता है ना, जो यहाँ पे टायर्स स्किड नहीं हो रहे अभी। ठीक है ना, तो यानी वेयर एंड टेयर ऑफ टायर भी नहीं हो रहा आपका, तो नो वेयर एंड टेयर ऑफ टायर। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है इस सर्कल में चलने का? वो होता है इतना। तो इस केस में ऑफकोर्स फ्रिक्शन लग रहा होगा और मैक्सिमम लग रहा होगा। ठीक है, वो है मैक्सिमम स्पीड इतना आर जी इंटू स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्लस टैन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये खाली फॉर्मूला भेजे, दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब अगर आपका ऑप्टिमम स्पीड के बराबर है गाड़ी का स्पीड, तब तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऑप्टिमम स्पीड से कम या ज्यादा हो गया तब तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो आप किसी सर्कल में घूम रहे हो और आप अपना स्पीड कम करोगे तो आप नीचे आना चाहोगे। ठीक है, तो अगर आपका स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है, यानी कार का स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से कम है, तो कार का टेंडेंसी होगा नीचे स्लाइड करने का, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन अप डाउन करने लगेगा। और अगर आपका स्पीड ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है, कार का स्पीड जो है घूमने का, आप बढ़ाते जाओगे, ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा करोगे तो कार का टेंडेंसी रहेगा ऊपर स्लिप करने का, क्योंकि आप स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ना चाहेगा। ठीक है, रेडियस बढ़ना चाहेगा तो स्पीड आपका मतलब कार का टेंडेंसी रहेगा, टायर्स का स्लिप करने का ऊपर का टेंडेंसी रहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? नीचे लगेगा। ठीक है, और लास्ट चीज यहाँ पे है एक जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखा नहीं हो अभी तक, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अगर आप किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो तो उस रोटेटिंग फ्रेम में जो सूडो फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे एक डिस्क है और डिस्क में एक चींटी इस सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो डिस्क एक ले लेते हैं, एक डिस्क है यहाँ पे जो कि घूम रहा है ओमेगा से, और इस डिस्क के ऊपर यहाँ पे एक चींटी है, एक एंट है। ठीक है, तो ये एंट इस डिस्क के साथ ओमेगा से घूम रहा है, ये भी है ना, और इसका रेडियस मान लो कितना है? एक्स है एंट का। ठीक है ना, अब आप भी मान लो इस डिस्क पे बैठ गए हो, कहाँ पे? ये डिस्क बहुत बड़ा है, आपके बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप भी डिस्क में बैठ गए हो। ठीक है ना, और आपका दोस्त जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है ग्राउंड में। ठीक है, तो आपका दोस्त ग्राउंड पे है, रेस्ट पे मान लो, और आप जो है डिस्क पे हो। ठीक है ना, तो आपका दोस्त अगर इस एंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो इस एंट पे जितने भी रियल फोर्सेस होंगे तो लिखेगा ही, लेकिन सेंटर से अवे एक और फोर्स लिखेगा। सॉरी, आपका दोस्त सिर्फ रियल फोर्सेस लिखेगा क्योंकि वो एक इनर्शियल फ्रेम में है। मैं सोचा मैं इसका लिख रहा हूँ दूसरे वाले का, इनर्शियल फ्रेम में है तो एंड पे सिर्फ रियल फोर्सेस लिखेगा। ठीक है, एंड पे जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे, नॉर्मल, फ्रिक्शन, वो सब रियल फोर्सेस होता है जिसमें कोई एजेंट लगा रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन आप सेम चीटी को देख रहे हो तो आप चीटी के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लिखोगे जिसको बोलेंगे सूडो फोर्स। ठीक है ना, क्योंकि आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड तभी रहेगा जब आप सूडो फोर्स को इंक्लूड करोगे। सूडो फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में जो सूडो फोर्स को इंक्लूड किया जाता है रोटेशन के कारण, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना, इमेजिनरी फोर्स एक्चुअली में नहीं है, लेकिन न्यूटन्स लॉ जो कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, उस लॉ को वैलिड रखने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हम लोग जबरदस्ती एक नकली फोर्स इंक्लूड करेंगे क्वेश्चंस बनाते समय। ठीक है, अगर रोटेटिंग फ्रेम में बैठेंगे तो ग्राउंड पे बैठेंगे तो नहीं लगाएंगे, अगर रोटेटिंग हम लोग खुद रोटेट होते रहेंगे तो लगाएंगे। तो रोटेटिंग फोर्स जो होगा वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ओमेगा ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप भी इसी फ्रेम में हो तो ओमेगा ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ओमेगा ऑफ आपका ये जो भी ऑब्जर्वर है, ओमेगा ऑफ ऑब्जर्वर एक्चुअली में वही होना चाहिए, ओमेगा ऑफ ऑब्जर्वर का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इन तीनों का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक नॉन इनर्शियल मतलब रोटेटिंग फ्रेम के लिए यह फोर्स इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले 45 मिनट्स में 28 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी का डिस्कशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात आपको समझना है यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये दोनों इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन, इसी दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर का 95 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पे, है ना। इनफैक्ट इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पे ये सब चीज रिजल्ट डिराइव वगैरह हुआ है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे जंप करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में अ पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर. द मूवमेंट ऑफ पॉइंट P इज सच दैट इट sweeps out a length s equal to t cube plus 5 where s is in meter and t is in seconds. The radius of the path is 20 meter. The acceleration of p when t equal to 2 second is nearly. तो आपको लेंथ कवर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है. तो अगर डिस्टेंस कवर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा. तो स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है डिफरेंशिएशन से इतना. अब आपसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ p व्हेन t इक्वल टू 2 सेकंड. अब याद रखना क्योंकि कर्व्ड पाथ में चल रहा है तो दो टाइप का एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एक तो टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r. v का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो v स्क्वायर बाय r मतलब इतना. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन इतना आया. अब आपसे एक्सेलरेशन पूछा था t इक्वल टू 2 सेकंड में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू एट t इक्वल टू 2 सेकंड होगा. रेडियस आपको 20 दिया हुआ है तो t इक्वल टू 2 सेकंड से पुट करेंगे, रेडियस 20 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकंड. ठीक है, लेकिन आपको t इक्वल टू 2 सेकंड पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं पूछा, फिर एक्सेलरेशन पूछा, मतलब टोटल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल दोनों निकाल के रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब डी बाई डी टी, तो वहाँ से ये आ जाएगा 60. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू 60 आया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकंड होगा. इसमें t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है. टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं. सेंट्रीपिटल आपका सेंटर की तरफ होगा, टेंजेंशियल आपका ऐसा होगा. ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा. तो कैलकुलेट कर लेना दोनों वैल्यूज, आंसर आना चाहिए 14. क्वेश्चन नंबर 2 में स्पॉटलाइट एस रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकंड. तो ये स्पॉटलाइट है, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे. ठीक है, द स्पॉटलाइट पी मूव्स अलोंग द वॉल एट अ डिस्टेंस 3 मीटर. तो स्पॉटलाइट जो है वॉल पे मूव कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन पहले जब स्पॉटलाइट ऐसे था पॉइंट कर रहा था तो लाइट यहाँ पे गिर रहा था, फिर थोड़ा ऐसे घुमा तो लाइट यहाँ पे गिर रहा है, वैसे करके यहाँ तक घुमा तो अभी वाला पोजीशन पे लाइट यहाँ पे गिर रहा है, जो भी कंटिन्यूसली घूमता जा रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट पी. तो वॉल पे जो लाइट का स्पॉट बन रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, जब एंगल का वैल्यू, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना है, थीटा है. सॉरी, जब ये वाला एंगल का वैल्यू क्या बोला है, थीटा है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हम लोग को पता है अगर हम लोग ये लेंथ निकाले, ये लेंथ को सपोज x बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से tan थीटा लिखेंगे तो 3/x आएगा, तो यानी x का वैल्यू 3 tan थीटा आ गया. अब याद रखना x क्या है, पोजीशन ऑफ स्पॉट. ठीक है ना, पोजीशन ऑफ स्पॉट इस पॉइंट से, क्योंकि ये तो फिक्स्ड पॉइंट है तो यहाँ से पोजीशन नाप सकते हैं, तो पोजीशन नापेंगे तो कितना आएगा x, और x का वैल्यू इतना है. तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ स्पॉट चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट के लिए पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में. tan थीटा तो टाइम का फंक्शन है, तो पहले tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा. अब डी थीटा बाई डी टी कैसे निकालेंगे, थीटा तो हमें पता नहीं है, सपोज ये थीटा है और ये अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा 90 होना चाहिए. तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा. उसको यहाँ अगर पुट करें तो थीटा का वैल्यू 90 माइनस अल्फा इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो अब क्वेश्चन याद रखना, आपसे वेलोसिटी पूछा कब था, जब थीटा का वैल्यू 45 है, तो थीटा का वैल्यू 45 यहाँ पुट करेंगे तो sec स्क्वायर 45. sec स्क्वायर 45 कितना होता है, cos 45 1/√2 होता है, तो sec स्क्वायर 45 2 होगा, तो ये पूरा चीज 6 हो जाएगा, 3 इंटू. ठीक है, और इस फॉर्म में क्यों लिखे, अब ये तो कांस्टेंट है, और डी अल्फा बाय डी टी आपको क्या दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा. अल्फा क्या है, इसका एंगुलर पोजीशन है ना, तो एंगुलर पोजीशन का रेट ऑफ चेंज मतलब ओमेगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ओमेगा. ठीक है, आपको लग रहा होगा माइनस साइन क्यों नहीं लिखे, अब माइनस साइन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमें पता है इसका वेलोसिटी पॉजिटिव ही आने वाला है. ठीक है ना, तो हम लोग हर चीज का मॉड ले लेंगे यहाँ पे, तो डी अल्फा बाय डी टी ओमेगा होगा. ठीक है ना, मॉड ले ली क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव आने वाला है, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओमेगा का वैल्यू आपको 0.1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 3, अ रिंग ऑफ रेडियस r एंड मास पर यूनिट लेंथ m रोटेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन फ्री स्पेस, द टेंशन इन द रिंग इज. यहाँ पे रिंग मैंने बनाया, रिंग का सपोज एक स्मॉल सेक्शन कंसिडर करें हम लोग, तो रिंग का ये स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं, मतलब थीटा बहुत ही छोटा होगा, आपको दिखाने के लिए मैं थीटा थोड़ा बड़ा बनाया ताकि डायग्राम समझ में आए. तो ये वाला जो पार्ट मैं ड्रॉ किया हूँ, इसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, इधर वाला रिंग वाला पार्ट और इधर वाला रिंग वाला पार्ट, वो लोग सब इस पे फोर्स लगाएंगे. तो यहाँ वाला कॉन्टैक्ट इस पे फोर्स लगाएगा सपोज टेंशन टी, और यहाँ वाला कॉन्टैक्ट भी लगाएगा टेंशन टी. ठीक है, टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहेगा, सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं. अब यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद रखना एंगल बहुत ही छोटा है, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट मान सकते हो. ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा है, तो ये एंगल वापस थीटा आ जाएगा, वैसे यहाँ पे भी ये एंगल भी थीटा आ जाएगा. ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा होगा, तो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा. इस टी को तोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टली इतना आएगा, वर्टिकली इतना आएगा, वैसे इस टी को भी तोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टली इतना आएगा और वर्टिकली इतना आएगा. ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये 4 फोर्स दिखेंगे. ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, खाली टी साइन थीटा डाउनवर्ड मिलेगा. ठीक है ना, तो इसका ऊपर अगर न्यूटन्स तो लगाए तो नेट फोर्स ऑन इट टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा 2t साइन थीटा, और
दैट इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वही होता है, ठीक है ना। नेट फोर्स सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसका मास कैसे निकालेंगे, अगर मुझे इसका लेंथ पता है, मान लो इसका लेंथ है l, ठीक है, तो मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा से अगर ये घूम रहा है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि ये वाला पार्ट आर रेडियस के सर्कल में तो घूम रहा है, ठीक है। अब मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ m है, यही आपका क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का वैल्यू m पुट कर दी है। लेंथ क्या होगा, इस सेक्शन का लेंथ कितना होगा, ये आप निकाल सकते हैं r इंटू टू थीटा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ r को जाएगा रेडियस इंटू ट्वाइस रेडियस इंटू एंगल, तो एंगल कितना है 2 थीटा, तो r इंटू 2 थीटा। तो सबका वैल्यू पुट किया तो ऐसा दिख रहा है। अब याद रखना थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा याद रखना बहुत ही छोटा है, मतलब साइन थीटा बाय थीटा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, मैथ्स में पढ़े आप। तो साइन थीटा बाय थीटा को 1 कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2t इज इक्वल टू 2m r ओमेगा स्क्वायर r, 2 से 2 गया तो टेंशन का वैल्यू आ गया m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह को हम लोग नेग्लेक्ट किए क्योंकि फ्री स्पेस बोला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी टुवर्ड्स सेंटर। अब पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो पार्टिकल पे नेट फोर्स सेंटर की तरफ तभी रहेगा जब उसका सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के कहीं पता नहीं चल रहा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए मस्ट वाला ऑप्शन नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0। अब ये गलत है, क्योंकि अगर पार्टिकल जिस प्लेन पे घूम रहा है, मान लो इस पेपर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे घूम रहा है, ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अल्फा रहता है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अल्फा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन, ये सब रहता है, ठीक है ना। तो और इसी के प्लेन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन रहता है। तो पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल ही होगा, ऐसे या तो इस तरफ या तो उल्टा तरफ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस प्लेन पे है और आपका एंगुलर वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है, चाहे आउटवर्ड या इनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन किस सेंस में घूम रहा है। जो भी है ये और ये, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 जरूरी नहीं कि हो, ठीक है ना। तो यहाँ विल भी 0 है, 0 तभी होगा जब ये 0, क्योंकि पार्टिकल घूम रहा है तो ओमेगा तो नॉन जीरो है, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, ठीक है ना। दिस मे बी 0 और मे नॉट बी 0, ठीक है। ये 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी सेम। अब ये तभी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है तब जब उसका एंगुलर स्पीड बढ़ रहा हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के पता नहीं चल रहा है एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, तो इस ऑप्शन के बारे में हम लोग श्योर नहीं है। द रिजल्टेंट फोर्स मे बी टुवर्ड सेंटर, मे भी मतलब क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है। तब होगा जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा, तब अभी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सेंटीपिटल भी है, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा जो कि सेंटर की तरफ नहीं रहेगा, तो नॉट टुवर्ड सेंटर रहेगा, ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 में, मास इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल विच लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा प्लेन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है तो रेडियस कुछ ऐसा है पार्टिकल का, अगर यहाँ पे है, और वेलोसिटी कुछ ऐसा है, तो रेडियस वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो आपका अल्फा रहेगा, चाहे परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगा या परपेंडिकुलर अंदर रहेगा, ठीक है ना। अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन प्लेन के, प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टेंजेंशियल हो गया तो इसी प्लेन पे हो गया, टुवर्ड्स रेडियस होता नहीं है, मतलब इस प्लेन पे हो गया। एट राइट एंगल्स टू एंगुलर वेलोसिटी फिर से इस प्लेन पे हो गया, ठीक है, मतलब ठीक है, सॉरी, एट राइट एंगल टू एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, तो वो भी इसी प्लेन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही एक डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड वेलोसिटी, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और उसी प्लेन उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है आपका अल्फा और ओमेगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा कि अपोजिट तरफ आएगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर तो होगा ये पता है। क्वेश्चन नंबर 6 में, फॉर ए कर्व्ड ट्रैक ऑफ रेडियस आर बैंक्ड एट एंगल थीटा, वी नॉट का वैल्यू दे दिया √RG tan थीटा। वी नॉट मतलब जो करेक्ट स्पीड होता है, ठीक है, वी नॉट मतलब क्या, वी करेक्ट, यानी इस स्पीड से चलने पे हमें पता है कि फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ बैंकिंग के कारण, यानी नॉर्मल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है सर्कल में घूमने के लिए, ठीक है। तो व्हीकल मूविंग एट करेक्ट स्पीड यानी वी नॉट इज एबल टू नेगोशिएट द कर्व विदाउट कॉलिंग फ्रिक्शन इनटू प्ले। ये सही है, फ्रिक्शन का जरूरत पड़ता ही नहीं अगर आप स्पीड से चलते हो तो, ठीक है। अ व्हीकल मूविंग विथ स्पीड ग्रेटर देन वी नॉट इज एबल टू नेगोशिएट द कर्व, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप इससे बढ़ा के सब तो चलते हो स्पीड, इससे स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि आप कितना भी स्पीड बढ़ा दो आप कर्व को नेगोशिएट कर पाओगे, मतलब आप कर्व पे चल पाओगे, सर्कल से बाहर नहीं फेंकाओगे, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दोगे तो फ्रिक्शन भी जो आएगा वो भी पॉसिबल नहीं कर पाएगा कि आप सर्कल में चल सके, फ्रिक्शन भी सफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस
may not be true. A vehicle moving with any speed less than correct speed must have force of friction into play. हमें पता है ये सही है, क्योंकि करेक्ट स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलोगे तब भी फ्रिक्शन लगता है, करेक्ट स्पीड से कम स्पीड में चलोगे तब भी फ्रिक्शन लगता है। अगर आपको याद हो तो ये अगर बैंक्ड रोड है, तो ये अगर एक बैंक्ड रोड है जिसमें सर्कल में से चल रहा है पार्टिकल, यहाँ पे अगर करेक्ट स्पीड से चलता है तो फ्रिक्शन जरूरत नहीं पड़ता। करेक्ट स्पीड से ज़्यादा चलेगा तो ये सर्कल का रेडियस बड़ा करना चाहेगा, यानी ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और करेक्ट स्पीड से कम से चलेगा तो सर्कल का रेडियस कम होना चाहेगा तो फ्रिक्शन फिर ऊपर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो गया तब फ्रिक्शन उसको बचा नहीं पाएगा, स्लिप कर ही जाएगा। वैसे बहुत ही कम स्पीड हो गया, बहुत ही कम स्पीड का बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड अगर इससे कम रहेगा तो फ्रिक्शन प्ले में तो आएगा। यहाँ पे खाली ये बोला, फिसलने उछलने का बात नहीं बोला है, खाली फ्रिक्शन लगेगा, हाँ लगेगा। ज़्यादा स्पीड में फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन वो सफिशिएंट है कि नहीं कि वो कर्व को नेगोशिएट कर पाए, वो हम लोग श्योर नहीं है, डिपेंड करेगा कितना स्पीड ज़्यादा किया गया है। तो इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट किए, ठीक है। अ व्हीकल मूविंग स्पीड लेस देन वी नॉट मस्ट हैव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू प्ले, सही है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ vehicle parked on a banked road can stay there without slipping is given by this। तो ये तो गलत है। अगर आपका पार्क करना है, आपको व्हीकल को, अगर व्हीकल को हमें पार्क करना है तो हमें पता है कि tan थीटा म्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन tan थीटा होना चाहिए, मतलब थीटा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू tan इनवर्स म्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम नहीं बोलना चाहिए था, मैक्सिमम बोलना चाहिए था, ठीक है। तो इसका दो ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा जेईई में तो बोनस हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्टिकल ऑफ मास m is tied to a light string and rotated with a speed v along a circular path of radius r. If T is the tension in the ring and mg is the gravitational force, then the actual forces मतलब रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो रियल फोर्सेस क्या क्या है, पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में क्या है। अगर आपका पार्टिकल एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यानी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, रोटेट किया जा रहा है v स्पीड से सर्कुलर पाथ में, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल को रोटेट किया जाता है। तो पार्टिकल कॉन्टैक्ट में सिर्फ रस्सी है तो रस्सी टेंशन लगा सकती है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अर्थ लगा सकता है। तो सिर्फ दो ही फोर्स तो होंगे, टी और एम जी। बाकी अगर आपको लगता है इस पे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल वो सब फोर्स लगेगा तो आप गलत हो। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका नेट फोर्स आता है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो स्यूडो फोर्स है, नकली फोर्स है, ठीक है ना। तो आपको फोर्सेस बोला है, मतलब जो एक्चुअल में फोर्सेस लग रहे हैं, यानी जो एजेंट्स लगा रहे हैं उनको बोलते हैं फोर्सेस। फोर्सेस का रिजल्टेंट को हम लोग एक्चुअल फोर्स नहीं बोलेंगे, तो रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एम जी और टी ही इसका आंसर होना चाहिए। एम जी और टी का रिजल्टेंट हो जाएगा एम बी स्क्वायर बार, लेकिन वो कोई एजेंट नहीं लगा रहा, वो तो एजेंट जो फोर्स लगा रहे थे उनका वेक्टर सम है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में विच वेक्टर इन द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम मास एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट इन इट्स स्विंग। इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब वो एक्सट्रीम पे नहीं है, ठीक है ना, एक्सट्रीम पे भी नहीं है और मीन पोजीशन पे भी नहीं है, बीच में कहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे जैसे होगा मीन पोजीशन से इस तरफ है तो इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, ठीक है, और स्पीड के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और सर्कल का सेंटर यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो नेट एक्सेलरेशन इसका कुछ ऐसा आएगा, नेट एक्सेलरेशन ऐसा आएगा तो फोर्स भी ऐसा आएगा। तो आपसे पूछा था बेस्ट रिफरेंस एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन पूछा, तो यही आपका नेट एक्सेलरेशन है, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इस केस में गलत है, ये केस में भी गलत है, ये केस में भी गलत है। इसमें खाली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसमें खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है उन दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉनिकल पेंडुलम इज मूविंग इन ए सर्कल विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन इन फिगर। इफ टी इज द टेंशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसके ऊपर सिर्फ दो फोर्स लगेगा, एक तो टेंशन इस तरफ और एक एम जी नीचे। तो अगर टेंशन को हम लोग कॉम्पोनेंट में तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो ऐसा आएगा, ठीक है ना। याद रखना सर्कल का सेंटर हॉरिजॉन्टली है, मतलब इस सर्कल के प्लेन पे ही है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आपका टी साइन थीटा हो जाएगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है, टी साइन थीटा, और मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर रेडियस। अब यहाँ पे सर्कल का रेडियस एल के बराबर नहीं, सर्कल का रेडियस तो आर है। आर कैसे निकालेंगे, एल साइन थीटा, इस ट्रायंगल से एल साइन थीटा, तो आर के बदले हम लोग एल साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा देखो कैंसिल हो जा रहा है, तो टेंशन का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट मास m is suspended from a light string of length l fixed at O is whirled in a horizontal circle at a constant speed। तो L लेंथ का रस्सी से एक पॉइंट मास को लटका के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास, यानी आपको ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू चूज करना है कि आपको मास स्टेशनरी दिखे। मास स्टेशनरी कब दिखेगा, जब आप खुद यहाँ पे बैठ जाओगे, ठीक है ना। तो मास में बैठ जाओ, पास में बैठ जाओगे तो आप भी सर्कल में घूमने लगोगे, और आप अगर सर्कल में घूम रहे हो तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्सेस ऑन द मास आर, तो याद रखना आप नॉन मतलब रोटेटिंग फ्रेम में हो तो इसके ऊपर सबसे पहले एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा दोगे आप, ठीक है। यहाँ तो टेंशन है, रियल फोर्सेस तो लगते ही रहेंगे और एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, ये दोनों रियल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है, ठीक है ना। तो ये तीनों फोर्सेस आपको दिखना चाहिए, किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड हैज अ बीड व्हिच कैन स्लाइड अलोंग इट्स लेंथ एंड इज इनिशियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम
वन एंड ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे एक लॉन्ग रॉड बना दी हम लोग, लॉन्ग रॉड मतलब एंड बहुत दूर होगा, एक एंड ए है, ए से एल डिस्टेंस दूर इस बीट को रखा गया है। द रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो रॉड इस पॉइंट के अबाउट अल्फा से गोल घूम रही है, रॉड अल्फा से घूमेगी तो रिंग भी उसके साथ गोल घूमना स्टार्ट करेगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू, तो रॉड और बीड यानी रिंग के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करे, देयर इज नो ग्रेविटी, तो टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग, तो कितने देर के बाद बीड जो है रॉड पे मूव करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, ठीक है ना। अभी शुरू में याद रखना बीड रॉड के साथ ही घूमेगा, लेकिन कुछ देर बाद स्लाइड करने लगेगा। वो क्यों करने लगे कुछ देर बाद वो हम लोग चेक करेंगे, अभी लिखेंगे इक्वेशन के थ्रू। लेकिन स्लिपिंग करने स्टार्ट मतलब क्या, जब फ्रिक्शन लगने लगेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन मतलब जब मैक्सिमम लगने लगेगा, क्योंकि जब स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू मैक्सिमम लगाएगा, ठीक है। तो मान लो कि अभी ये घूम रहा है और घूमते घूमते अभी ये स्लाइड करने लगा, ठीक है ना। तो नया पोजीशन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहीं पे दिखा रहा हूँ। तो जिस समय स्लिपिंग होगा, जिस मोमेंट में स्लिपिंग बिगिन होगा, व्हेन स्लिपिंग बिगिन्स, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एफ मैक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब जब तक स्लिपिंग बिगिन नहीं हो तब तक अगर फोर्स से देखेंगे तो सर्कल का सेंटर ये है, क्योंकि याद रखना रिंग भी सर्कल में घूम रहा है ना। तो रिंग एल लेंथ के रेडियस वाले सर्कल में घूम रहा है, तो रिंग के ऊपर अगर हम रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाए, हम लोग भी घूमे साथ में, तो हम लोग एक सूडो फोर्स लगाएंगे रिंग पे, वो कितना हो जाएगा, एम मास ऑफ द रिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है ना। तो ये सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसको अगर ये लगा सिर्फ, तो ये रिंग तो इस पर स्लाइड कर जाएगा, तो इसको रोकने के लिए इस रिंग को फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन रोकना, तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जिस समय स्लिपिंग स्टार्ट होगा उस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। जिस मोमेंट में स्लिपिंग स्टार्ट होगा उस समय फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। उसके बाद भी मैक्सिमम लगेगा, लेकिन हम लोग को तो उस मोमेंट से मतलब है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो उस मोमेंट में जस्ट स्लिपिंग बिगिन हो रहा है, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, तो ये दोनों इक्वेट करेंगे। अब एफ मैक्स क्या होता है, एफ मैक्स होता है आपका म्यू इंटू एन। और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कैसे निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसके ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करें यहाँ पे रिंग पे, तो रिंग पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा। अगर रॉड ऐसे घूम रहा है, रिंग पे नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, मान लो ये रिंग पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंट इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है नॉर्मल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका अल्फा इंटू आर, आर का वैल्यू यहाँ पे एल है, ठीक है। तो नॉर्मल का वैल्यू एम अल्फा एल हो जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे तो एफ मैक्स इतना आ गया। अब एफ मैक्स एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर होगा जब स्लिपिंग स्टार्ट होगा। तो ये इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं एफ मैक्स का वैल्यू अगर इतना पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये एफ मैक्स का वैल्यू पुट कर दिया इतना, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग एम कैंसिल हो गया, एल भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आपका ओमेगा का वैल्यू आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया म्यू इंटू अल्फा, ठीक है। आपसे लेकिन ओमेगा नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कितने टाइम के बाद वो स्लिप करने स्टार्ट करेगा, है ना। तो ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल ओमेगा इंटू अल्फा इंटू टी, ठीक है। अब इनिशियल ओमेगा तो जीरो है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, तो यानी ओमेगा के बदले हम लोग अल्फा टी पुट कर सकते हैं, तो अल्फा टी हो गया म्यू इंटू ये, तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा म्यू बाय अल्फा, यानी इतने टाइम के बाद आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन, इतने टाइम के बाद जो रिंग है वो स्लिप करने लगेगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 में, अ वायर विच पासेस थ्रू अ होल इन अ बीड इज इन अ स्मॉल बीड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो एक वायर है विच पासेस थ्रू द होल इन ए स्मॉल बीड, तो यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है, उसके थ्रू एक उसमें एक बीड कनेक्टेड है और उसको एक सर्कल का शेप में बेंड कर दिया वायर को, ठीक है। द वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन ग्राउंड, तो ये वर्टिकल प्लेन पे है ना, जैसे एक आप दीवार होता है आपका, उस दीवार के प्लेन के पैरेलल है ऐसा मान लो, ठीक है। द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द वायर एंड इट स्लाइड्स डाउन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, तो बीड को यहाँ पे रिलीज किया गया, फ्रिक्शन एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट चलना स्टार्ट कर रहा है वो। एज द बीड मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, तो बीड यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहा होगा तो बीड के कारण वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, थर्ड लॉ के कारण बीड के कारण वायर पे जिस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, वायर के कारण बीड पे उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बीड पे फोर्सेस निकालते हैं, बीड पे वायर किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा और फिर थर्ड लॉ लगा के उसको उल्टा कर देंगे ताकि बीड के कारण वायर पे फोर्स पता चल जाए, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे बीड पे वायर किस तरह फोर्स लगा रहा होगा। अब इसको सिंपली इंट्यूशन से भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बीड नीचे गिरना चाहता है, ठीक है, क्योंकि एमजी लग रहा होगा, ठीक है ना। तो बीड यहाँ पे नीचे गिरना चाहता है, तो उसको नीचे गिरने से कौन रोकेगा, वायर रोकेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, तो यानी यहाँ पे आप देखोगे तो बीड पे नॉर्मल वायर ऊपर लगा रहा होगा। तो ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हूँ। इनिशियली में आपको पता है स्पीड उसका जीरो है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट करेगा ऑलमोस्ट जीरो स्पीड है, तो पूरा झूल रहा होगा यहाँ पे बीड, है ना। तो यानी बीड पे नॉर्मल फोर्स ड्यू टू वायर ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो अगर बीड पे फोर्स ड्यू टू वायर ऊपर लग रहा है तो वायर पे फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे लगेगा, थर्ड लॉ के कारण यहीं पे लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग ड्रॉ किया हूँ, ठीक है ना। तो यानी पहले फोर्स जो होगा उस नीचे लगेगा, मतलब क्या, ये सेंटर है तो सेंटर की तरफ लगेगा, याद रखना ये जस्ट यहाँ का बात हो रहा होगा, तो ये अवे फ्रॉम सेंटर है टुवर्ड सेंटर, ठीक है ना। तो रेडियली इनवर्ड लगना चाहिए, तो रेडियली इनवर्ड वाला ऑप्शन सिर्फ 2 है,
ठीक है, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब जैसे जैसे बीड नीचे आएगा, आपको पता है फ्रिक्शन तो नहीं है तो उसका स्पीड बढ़ते आएगा, स्पीड बढ़ते आएगा, और यहाँ पे सोचते हैं एकदम जब यहाँ पहुँच जाएगा बीड मान लो, तो मैं आपको ये दोनों फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता, कोई एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में सिर्फ यही फिगर दिया था, मैं ये दोनों बनाया हूँ यहाँ पे। तो अगर बीड जब यहाँ पहुँच गया है तब अगर देखे तो बीड जब यहाँ पहुँचा है तो आप देखोगे तो इसके ऊपर एम का तो कोई कॉम्पोनेंट लगेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना, क्योंकि एम तो वर्टिकल लगता है, तो टुवर्ड्स द सेंटर के डायरेक्शन में कोई एम वाला फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सर्कल में तो चल रहा है, इसके ऊपर सेंटीमीटर एक्सेशन तो होना चाहिए, तो कौन सा फोर्स इसके ऊपर सेंटीमीटर एक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉर्मली प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा। समझ में आ रही बात, सेंटीपिटल फोर्स तो चाहिए हमें क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, एमजी प्रोवाइड नहीं कर सकता सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल करेगा, क्योंकि दो ही फोर्स तो एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, नॉर्मल और एमजी, नॉर्मल वायर लगा रहा है, एमजी अर्थ लगा रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल यानी बीड पे अंदर की तरफ लगना चाहिए क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है ना, सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स तो होना चाहिए ना सर्कल में घुमाने के लिए, तो वो आपको नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यानी बीड पे नॉर्मल फोर्स इस तरफ लग रहा है, यानी बीड जो है वायर पे नॉर्मल इस तरफ लगाएगा, ठीक है। तो यानी ऑन वायर फोर्सेस देखें हम लोग, तो ऑन वायर पे जब बीड नीचे पहुंच रहा होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल है, अवे फ्रॉम सेंटर है, और जब बीड एकदम बिगिनिंग में था तब टुवर्ड सेंटर है, ठीक है ना। तो टुवर्ड सेंटर है शुरू में, और जैसे जैसे इधर जाते आएगा अवे फ्रॉम सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। टुवर्ड सेंटर ये है ऑन वायर, तो यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस मेथड से समझा रहा हूँ, अलग अलग मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, तो वेरी स्लोली मतलब हम लोग मान सकते हैं उसका टेंजेंशियल एक्सेशन क्या है, 0 है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द इंसेक्ट इज 1/3, टेंजेंशियल वेरी स्लोली टेंजेंशियल एक्सेशन भी 0 है और वी भी 0 है, ठीक है। तो इफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस टू द इंसेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, द मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मतलब मैक्सिमम कितना ऊपर उठ सकता है ये इंसेक्ट है, कितना ऊपर उठ सकता है वो, ठीक है। याद रखना है जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा स्लिप होने का चांस उसका बढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा मैक्सिमम कितना ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ ये इसके ऊपर चढ़ते आ रहा है, ये बाहर निकलना चाहता है मान लो इस कटोरे से ये इंसेक्ट है ना, लेकिन एक एंगल पे आके तो रुक जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि वर्टिकल होते जा रहा है, चढ़ना मुश्किल है, ठीक है ना, सिर्फ होते जाएगा, तो हम लोग पता चलना मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है ना। तो याद रखना V0 है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्सेस लिखे तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले नॉर्मल लगेगा अंदर की तरफ, नॉर्मल कौन लगा रहेगा, सरफेस लगाएगा, ठीक है। और इसका स्लिप होने का टेंडेंसी किस तरफ है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा स्लिप होने का टेंडेंसी नीचे की तरफ है ना, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन स्लिप होने का टेंडेंसी को रोकता है ना। और इस तरफ क्या लगेगा, mg अल्फा है तो mg आपका साइन अल्फा, ठीक है, और इस तरफ क्या लगेगा, mg कॉस अल्फा, ठीक है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, लेकिन क्योंकि v0 है आपका v²/r भी 0 हो जाएगा, तो यानी नेट सेंटीपिटल फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर 0 होना चाहिए, मतलब नॉर्मल का वैल्यू क्या होना चाहिए, mg cos अल्फा, ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू mg cos अल्फा के बराबर होना चाहिए। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा है उस अल्फा पे फ्रिक्शन जो लग रहा होगा मैक्सिमम लग रहा होगा, अगर अल्फा मैक्सिमम है तो हमें पता है जितना ज़्यादा ऊपर एंगल जाते आएगा उतना फ्रिक्शन का भी बढ़ते आएगा, और जिस मोमेंट में स्लिपिंग स्टार्ट होगा उस मोमेंट में अल्फा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। और जिस मोमेंट में स्लिपिंग स्टार्ट होगा उस मोमेंट में फ्रिक्शन भी हम लोग मैक्सिमम कर देंगे, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ये होना चाहिए mg sin अल्फा, ठीक है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं mg cos अल्फा, अल्फा मैक्स है इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ, तो ये कट गया, तो हम लोग देख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू म्यू है, ठीक है, यानी अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ना 1/3, तो tan अल्फा आपका हो जाएगा म्यू का वैल्यू है इतना, मतलब cot अल्फा क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रैवर्स अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस इतना, फ्लैट कर्व मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सर्कल में चल रहा है कार, और रेडियस इतना है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन इतना है, तो वही फ्लैट सरफेस पे हमें पता है कि मैक्सिमम स्पीड जो होता है, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, म्यू RG से निकलता है, म्यू का वैल्यू 0.6 है, रेडियस आपको दिया हुआ है 150, और जी का वैल्यू इनपुट कर देंगे तो 15×90 900 हो जाएगा, मतलब 30, ऑप्शन बी, ठीक है ना। इतना स्पीड से चले या इससे कम से चले तब भी वो सर्कल में चल सकता है, इससे ज़्यादा करेगा स्पीड तो सर्कल से फेंका जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इस रेडियस का सर्कल में नहीं चल पाएगा। फिर 15 में कार रन्स अराउंड ए कर्व ऑफ रेडियस 10 मीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, कंसीडर अ टाइम इंटरवल फॉर विच कार कवर्स अ कर्व ऑफ 120 डिग्री, तो एक सर्कल में चल रहा है और 120 डिग्री कवर करने का बात बोला गया, तो अगर मान लो एक पोजीशन ये है कार का, तो 120 डिग्री मतलब यहाँ कहीं होगा, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है, आप कोई भी 120 डिग्री वाला स्ट्रेच ले सकते हो, मैं यहाँ से यहाँ तक का ले रहा हूँ 120 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 120 डिग्री एंगल है मान लो ये, तो रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर और स्पीड भी दिया हुआ है 10, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, तो रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार इज इतना, तो यहाँ से यहाँ के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालना है हमें, है ना। तो अब याद रखना रेडियस वेक्टर आप देखोगे तो रेडियस वेक्टर कितने से घूम गया है, 120 डिग्री से, तो वेलोसिटी क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो वेलोसिटी वेक्टर भी कितने से घूम जाएगा 120 डिग्री से, ठीक है ना। तो यहाँ पे
फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 120। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनके बीच का एंगल कितना है 120, ठीक है। लेकिन हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करना होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करना है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ये लेंथ भी 10 है, ये लेंथ भी 10 है, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाले तो कितना आ गया 10√3, ठीक है। याद रखना वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर्स का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस या इन दोनों वेक्टर्स का सम, दोनों सेम चीज़ है। ये u वेक्टर था, ये v वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया a² + b² + 2ab cos थीटा से इतना आ गया, ठीक है। ये यहीं पे सब्ट्रैक्शन लेंगे तो a² b² - 2ab cos 120 कर देंगे तब भी सेम आएगा, तो 10√3 यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है आपका v²/r, v का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू भी 10 है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इतना हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यानी नेट एक्सेलरेशन सिर्फ सेंटीपिटल के बराबर है जो कि 10 है, लेकिन यहाँ 10 बोल रहा है ये भी, तो ये भी सही है। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार इज जितना, अब क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार, ओके सॉरी, यहाँ से यहाँ के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया, सॉरी, ठीक है। वो जो मैं बोला था वो गलत है, वो मत सोचना, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज होते रहेगा, ठीक है। वो गलती से निकल गया, आपसे पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके 10√3 बाय टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये कितना एंगल है 120 एंगल, ठीक है ना। तो टोटल सर्कल का एंगल होता है 360, 120 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360, ये हो जाता है 1/3। तो 1/3 सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड बाय 3, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2πr/v, और 3 तो है ही, तो 2πr/v का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, r का वैल्यू 10 दिया हुआ है, v का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 2π/3। तो टाइम कितना लगना चाहिए 2π/3, तो यहाँ 2π/3 पुट करेंगे तो ऑफकोर्स ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन आर सेम, ये भी गलत है, ठीक है। यानी इसमें भी 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी बोनस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्टिकल्स A and B आर मूविंग ऑन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विथ इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये वाला पार्टिकल R1 सर्कल में चल रहा है ओमेगा स्पीड से, और ये वाला पार्टिकल R2 सर्कल में चल रहा है, इसका भी स्पीड ओमेगा, लेकिन दोनों ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। t = 0 में देयर पोजीशंस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन है एज शोन, तो t = 0 पे A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो द रिलेटिव वेलोसिटी एट t = π/2 ओमेगा, तो इतने टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है ना। तो इससे अगर हम लोग आगे बढ़े तो ओमेगा इंटू टी यहाँ से देख सकते हैं कितना आएगा π/2, ठीक है। यानी कितना एंगल कवर करना है पार्टिकल्स को, π/2 है ना। तो ये π/2 एंगल कवर करेगा मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये π/2 एंगल कवर करेगा मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो न्यू पोजीशंस को मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है और बी यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ पे ए पहुंच गया, ए यहाँ से 90 डिग्री टर्न होकर यहाँ आ गया, बी तो उल्टा चला था तो बी 90 डिग्री टर्न होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ए का वेलोसिटी तो इस सेंस में यानी यहाँ पे ऐसा होगा वेलोसिटी, वैसे बी का वेलोसिटी इस सेंस में यानी बी का वेलोसिटी यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। अब बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं ओमेगा इंटू आर, रेडियस ऑफ बी कितना है R2, वैसे ए का निकाल लेंगे ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ ए विच इज R1। तो आपसे पूछा था VA माइनस VV, तो VA यहाँ पे ओमेगा R1 है माइनस आई कैप के अलॉन्ग, और VV वेक्टर भी ओमेगा R2 है माइनस आई कैप का अलॉन्ग, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा R2 माइनस R1 आई कैप, तो ओमेगा R2 माइनस R1 आई कैप यानी ऑप्शन डी। 17 में द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस A विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरीज विथ टाइम एस, यानी कितने टाइम पे कितना एंगल कवर करेगा वो बताना है, ठीक है ना। अब रेडियस का वैल्यू A है, अब अगर टाइम का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो कुछ भी एंगल कवर नहीं करेगा, जहाँ पे था वहीं पे मिलेगा हमें, है ना। तो टाइम का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एंगल 0 होना चाहिए, तो टाइम इक्वल टू 0 पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 दे रहा है तो ये हो सकता है, ये भी 0 दे रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 नहीं देगा, तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। वैसे ये भी 0 नहीं हो रहा है तो ये भी इलिमिनेट हो गया ना, t इक्वल टू 0 पे 0 आना चाहिए, वैसा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तो ए और बी ही t इक्वल टू 0 पे 0 दे रहा है, ठीक है। अब और एक टाइम पे 0 होगा, कब होगा, जैसे t इक्वल टू 0 या दूसरा ले लेते हैं t इक्वल टू t/2 पे देखते हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू t/2 मतलब क्या, हाफ सर्कल कवर कर चुका है, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, ये t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू t/2 पे कहाँ पे होगा पार्टिकल, यहाँ पे होगा, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हो जाएगा इतना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ कितना है 2a है, ठीक है ना। यानी t का वैल्यू t/2 पुट करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा
2a आएगा, ठीक है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का आंसर दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट 2a आना चाहिए, 0 आएगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पुट किए थे, और t इक्वल टू t/2 पुट करेंगे तो आंसर 2a आना चाहिए। तो t इक्वल टू 2/2 में कितना एंगल कवर कर चुका होगा, याद रखना ओमेगा t होता है एंगल कवर करना, ठीक है। या t का वैल्यू कितना होता है, t का वैल्यू होता है 2π/ω, तो t/2 हो जाएगा आपका π/ω, है ना। तो π/ω यहाँ पुट करेंगे तो ये sin π हो जाएगा विच इज 0, और यहाँ पे साइन पाई को साइन π/2 होगा क्योंकि ओमेगा टी आपका, ओमेगा टी कितना है ओमेगा टी आपका पाई है ना, तो ये पाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये नॉन जीरो रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है ये इन पे, ठीक है। याद रखना ये वाला आपका 0 दे रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उसको आपको s बताना था, है ना। तो s का वैल्यू 0 आ रहा है जब t इक्वल टू 0 है, और s का वैल्यू आपको पता है t/2 पे कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपने एलिमिनेट कर लिया, एक ही ऑप्शन बचा है बी, ठीक है। इसको सही तरीके से बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन कुछ मेथड मुझे दिखाना है एलिमिनेशन का भी, इसलिए मैं कोई मेथड ऐसा दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन सीज 2 कार्स A and B टर्निंग एट एंगल्स 53 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, एक कार बी जो है 90 डिग्री पे टर्न ले रहा है, ये एंगल 90 डिग्री, और एक कार जो है 53 डिग्री पे टर्न ले रहा है। द वेलोसिटीज आर इतना, दोनों का स्पीड दे दिया है। विच कार अपीयर्स टू बी मूविंग फास्टर टू द पुलिसमैन, तो पुलिसमैन को वही कार फास्टर मूव होते हुए दिखेगा जिसका ओमेगा जो होगा बड़ा होगा, तो जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतना ज़्यादा कार घूमते हुए दिखेगा, यानी फास्ट मूव करते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको ओमेगा ज़्यादा चाहिए, है ना, ज़्यादा ओमेगा रहेगा तो ज़्यादा कर घूमते हुए दिखेगा। जैसे अगर सपोज यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा मतलब ज़्यादा ओमेगा, ये कम स्पीड से चलेगा तो इसका कम ओमेगा, ठीक है, कि दोनों के लिए रेडियस आपका इसके लिए इतना आएगा, इसके लिए इतना आएगा, है ना। तो ओमेगा परसेप्शन देता है कोई चीज़ कितना मूव कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो जिसका ओमेगा ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा यहाँ पे, है ना। तो किसका ओमेगा ज़्यादा होगा, तो इसका ओमेगा निकालने के लिए देखो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, ये ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से इसका रेडियस कितना है 20, तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, इसका ओमेगा निकालेंगे परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर बाय ये, तो v परपेंडिकुलर है 10/20 यानी ओमेगा इतना आ गया, तो ओमेगा ऑफ कार b आ गया हाफ। वैसे ओमेगा ऑफ कार ए निकालेंगे तो कार ए का वेलोसिटी तो कुछ ऐसा है, कार ए का वेलोसिटी ऐसा है, लेकिन हमें वेलोसिटी का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ता है ना। तो कार ए का वेलोसिटी 20 है, ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 sin 53, और sin 53 कितना होता है 4/5, 4/5 मतलब 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो v परपेंडिकुलर कितना है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। जो भी आदमी है, आदमी से कार को कनेक्ट करो और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट सिर्फ वो ले जाता है, ठीक है ना, ओमेगा निकालने के लिए। तो ये 16 आ गया, तो ओमेगा फॉर कार ए हो जाएगा v परपेंडिकुलर फॉर कार ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कार ए, तो v परपेंडिकुलर कितना है 16 है, रेडियस कितना है 20 है, ये हो जाएगा आपका 0.8, तो ये 0.8 है, ये r का वैल्यू फॉर कार है 20 + 20 40 है, तो ये 0.4 है, तो ये 0.4 है, ये 0.5 है, तो ज्यादा ओमेगा किसका है b का आया। तो आपको क्या है, ट्रैफिक पुलिस को कौन ज्यादा तेज चलते हुए दिखेगा, ये कार भी ज्यादा तेज चलते हुए दिखेगा, कार है कम तेज चलते हुए दिखेगा, ठीक है। 19 में बीड इज कंस्टेंट टू मूव ऑन ए रॉड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी ग्रेविटी को एब्सेंट मानना है। द रॉड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा अबाउट इट्स एंड, तो एक रॉड है जो ओमेगा और अल्फा से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बीड है फिर से, तो बीड का ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि बीड याद रखना इस पाथ में चलेगा, ऐसे चलेगा, तो बीड के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है नॉर्मल, ठीक है। और अगर रोटेटिंग फ्रेम में हम लोग बैठ जाए तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m⍵²r, और उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट, ठीक है। तो अगर बीड ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग यानी हम लोग पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे किस मोमेंट में स्लिप करने स्टार्ट हो, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो स्लिपिंग के वर्ज पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन को मैक्सिमम लिखेंगे, है ना। हम लोग पहले निकाल लेते हैं बाउंड्री केस कि किस मोमेंट में वो स्लिप करने स्टार्ट करे, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वेट हो जाएगा क्योंकि अभी स्लिप करने नहीं वाला, किया नहीं है, ऑन द वर्ज है, तो ये दोनों अभी भी इक्वल होगा, अभी तक स्लिप स्टार्ट नहीं हुआ। तो Fmax = m⍵²x, और Fmax क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है नॉर्मल, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है अल्फा इंटू रेडियस। तो नॉर्मल का वैल्यू m⍵r पुट कर सकते हैं, यहाँ से r कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि म्यू का वैल्यू =ω²α है, ठीक है। अब ऑप्शन ए में अगर म्यू =ω²α है तो फ्रिक्शन ऑन द बीड इज स्टैटिक इन नेचर, सही है। याद रखना ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, स्लिप नहीं हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग मतलब नॉट स्लिपिंग, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, लेकिन स्लिप नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन अभी स्टैटिक होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओमेगा अगर ग्रेटर देन म्यू अगर ग्रेटर देन दिस होगा तो फ्रिक्शन ऑन द बीड इज काइनेटिक, ये तो गलत है। अगर म्यू इतना है तभी वो स्लिप नहीं हो रहा, तो म्यू अगर इससे बड़ा रहेगा तो फ्रिक्शन तो और ज़्यादा मिल जाएगा, फ्रिक्शन और ज़्यादा मिल जाएगा तो और स्लिपिंग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। म्यू लेस देन ω² है तो फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अगर म्यू इससे कम रह गया तब तो स्लिप हो ही जाएगा, क्योंकि म्यू अगर इसके बराबर है तब स्लिपिंग नहीं हो रहा, म्यू अगर इससे कम होगा तो स्लिप हो जाएगा, म्यू से ज़्यादा होगा तब स्लिप नहीं होगा, ठीक है। म्यू से कम रहेगा तो स्लिप हो जाएगा, तब यहाँ पे काइनेटिक होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन भी गलत है। इफ बीट डज नॉट स्लाइड रिलेटिव टू
रॉड, अगर बीड रॉड पे स्लाइड नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन विल नॉट एग्जिट। ये तो गलत है ना। फ्रिक्शन देखो कब लगता है, फ्रिक्शन खाली स्लिपिंग के दौरान नहीं लगता है, जब स्लिपिंग का टेंडेंसी होता है तब भी लगता है। जैसे इस मोमेंट में देखे तो एक्चुअली में ये बीड रॉड पे स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसका रेडियस फिक्स रहेगा घूमने का, ये आर रेडियस सर्कल में गोल घूम रहा होगा, ठीक है, स्लाइड नहीं हो रहा है रॉड पे, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन तो लग ही रहा है ना, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन तो फ्रिक्शन चैप्टर का हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगता ही है जब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, और बाकी बी और सी में उल्टा दे दिया, यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक हो जाता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम आर गिवन बाय दिस एंड दिस, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो अगर एक्सेलरेशन और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट निकाले, एक्सेलरेशन डॉट मोमेंटम, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, है ना। अब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी क्या होता है आपका, पावर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, पावर, यानी आपसे पावर बोल रहा था, है ना। तो ये पावर का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो ये आपको खाली ए डॉट पी निकालना है, याद रखना ए डॉट पी पावर के ही बराबर है। तो ए डॉट पी इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 8 चौक 32 माइनस 18, तो 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 14। तो पावर का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, और सर्कल में तो घूम ही रहा है मतलब एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 में पार्टिकल इज मूविंग along a circular path of radius r in such a way that at any instant magnitude of radial acceleration and tangential acceleration are equal to radial acceleration और tangential acceleration equal दिया है। radial acceleration मतलब ac, centripetal acceleration कोई radial बोल रहा हूँ मैं, और tangential acceleration मतलब at, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो centripetal acceleration क्या होता है, centripetal acceleration होता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर, इसको v स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर आर, और tangential acceleration होता है आपका अल्फा इंटू आर, या इन अदर वर्ड्स tangential acceleration हम लोग dv बाई dt भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब r तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल आपको बोल दिया है क्योंकि सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो r तो फिक्स रहने वाला है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय आर। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको, v नॉट दिया हुआ है, और t इक्वल टू किसी और टाइम पे आपको स्पीड निकालना है, ठीक है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें, v का वैल्यू कितना आ जाएगा 2v नॉट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 2v नॉट, ठीक है। p इज मूविंग इन अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑलवेज along एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट ओ ऑन द सर्कम्फरेंस, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट ओ है, पार्टिकल को पी से दिखाया गया यहाँ पे, पार्टिकल को जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, ऑलवेज ओ की तरफ डायरेक्टेड है, क्वेश्चन ने बोल दिया है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर एंड डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर और इसका रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पार्टिकल पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिखते हैं। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, एफ का कॉम्पोनेंट ले अगर, तो सेंटर की तरफ आ जाएगा, आपको देख सकते हैं एफ है, ये थीटा है, तो एफ साइन थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो इस फोर्स को हम लोग दो में तोड़ दिए, एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंट होता है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है, एफ साइन थीटा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंट आपका हो गया एफ कॉस थीटा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आपका अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले तो दिस बाय दिस हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फा आएगा, ठीक है। ये रिलेशन आया, ओके। अब अगर आप ये रिलेशन इसको निकालना चाहोगे, ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कौन सा एंगल क्या होता है बताते हैं। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, और एंगुलर पोजीशन कैसे निकालते हैं उसके लिए वापस से सर्कल ड्रॉ करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आर इक्वल टू आर है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये तो इन दोनों एंगल का सम इसके 180 होगा, और इसका और इसके एंगल का सम भी 180 होगा, मतलब ये 2 थीटा होना चाहिए। तो इस पार्टिकल को एंगुलर पोजीशन से पूछेगा तो क्या बोलेंगे 2 थीटा, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल का अगर ओमेगा लिखना है आपको, याद रखना इस इक्वेशंस में ओमेगा क्या था, पार्टिकल पी का ओमेगा था, वैसे अल्फा क्या था, पार्टिकल पी का अल्फा था, ठीक है ना। तो अगर ओमेगा पार्टिकल पी कोई पूछे जिसको आप ओमेगा बोलोगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, और एंगुलर पोजीशन कितना है इसका 2 थीटा है, ठीक है। तो ओमेगा इतना हो गया, वैसे अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा कितना है, इतना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा का मतलब इतना है, अल्फा का मतलब इतना है, तो इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 डी थीटा बाई डी टी, और इसको देखेंगे तो ये 2 डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू इतना है, ओमेगा का वैल्यू इतना है, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पुट करना है। तो ओमेगा का वैल्यू अगर इतना है तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इतना हो जाएगा, और वैसे अल्फा का वैल्यू तो डायरेक्टली इतना आ ही गया 2 इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आपसे यही रेशियो तो पूछा था, ये रेशियो पूछा था, मतलब 2 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ओमेगा इसके बराबर क्यों है, हम लोग तो थ्योरी में पढ़े थे कि ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, तो वो आपको गलत लग रहा है। यहाँ पे इस एंगल का मतलब समझो, जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, थीटा था क्या, एंगुलर पोजीशन। यहाँ पे इस पार्टिकल का ओमेगा लिखने के लिए पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन लिखना होगा, इस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन 2 थीटा है ना कि थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द मेंबर OA रोटेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो एक वर्टिकल प्लेन पे घूम रहा है, मतलब समझ लो वॉल के पैरेलल एक प्लेन है, उसके
उस प्लेन पे घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये गिर सकता है, स्लाइड हो सकता है, वर्टिकल होगा तो ये एज इट विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 3 एज इट पासेस द पोजीशन थीटा इक्वल टू ओ, थीटा इक्वल टू ओ, थीटा इक्वल टू ओ मतलब थीटा इक्वल टू 0, यानी जब वो इस पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, ये इस पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, अ स्मॉल मास इज प्लेस्ड अपॉन इट एट ए रेडियल डिस्टेंस इतना, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ये स्मॉल मास भी इसके साथ घूम रहा है, ठीक है, हमेशा के लिए घूम पाया कि नहीं जरूरी नहीं है, बाद में स्लाइड भी हो सकता है। तो इफ द मास इज ऑब्जर्व टू स्लिप, देखो स्लिप होने लगा ना, थीटा इक्वल टू 37 पे ये मास स्लिप हो रहा है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अल्टीमेटली आपको बोल दिया कि घूम रहा है तो किस एंगल पे स्लिप होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बोल दिया किस एंगल पे स्लिप होने स्टार्ट हुआ है, 37 डिग्री में, तो अगर ये 37 डिग्री है तो इस एंगल पे ये स्लिप होने स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब स्लिप होने स्टार्ट हो गया मतलब नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा क्योंकि स्लिप होने स्टार्ट हो चुका है, तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या क्या लगता है, mg sin थीटा लगता है ना। तो अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में नहीं बैठे हो तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा mg sin थीटा माइनस एफ मैक्स, ये हो गया नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो कि ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है ना। एफ मैक्स क्या होता है, म्यू टाइम्स एन होता है, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, और इस तरफ ये mg cos थीटा, ठीक है। अब नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट हो जाएगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन आपको बोल दिया कि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा के आपको क्या बोला है, कांस्टेंट ओमेगा है, ठीक है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इंटू आर, और क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो आपका अल्फा 0 हो जाएगा, तो यानी नेट टेंजेंशियल फोर्स 0 है, टेंजेंशियल फोर्स 0 है मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन की फोर्स से 0 कैंसिल कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है। तो अगर नॉर्मल mg cos थीटा है तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, तो हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg cos थीटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को म्यू का वैल्यू निकालना था, म्यू का वैल्यू यहाँ से कितना दिख रहा है, म्यू का वैल्यू दिख रहा है g sin थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g cos थीटा। थीटा 37 डिग्री है तो tan 37 हो जाएगा 3/4 माइनस ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 3 स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया है 0.5, जी का वैल्यू 10 और cos 37 होता है 4/5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/16, तो म्यू का वैल्यू 3/16 हो गया। 24 में बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग डायरेक्शंस इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज टुवर्ड्स वेस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन पे हो रहा है, सपोज ये आपका वर्टिकल प्लेन है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ पे जब पार्टिकल है तो इसका वेलोसिटी वेस्ट के अलाउ होंगे, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो आप फिंगर्स को कर्ल करके बोल सकते हो ओमेगा किस तरफ है, ओमेगा इस सेंस में होगा, ठीक है ना। ओमेगा अगर इस सेंस में है इसका मतलब क्या है, आपका ओमेगा आपके तरफ पॉइंट कर रहा है ना, आप फिंगर्स कर करोगे थंब किस तरफ पॉइंट करेगा, आपके तरफ पॉइंट करेगा, तो ओमेगा इस तरफ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया ओमेगा किस तरफ है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अब ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, याद रखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर ड्रॉ करें हम लोग तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये साउथ डायरेक्शन है, तो ओमेगा इस तरफ है, तो आपका ओमेगा का डायरेक्शन पूछा था तो वो हो जाएगा साउथ डी, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, द इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग विद, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो आपको पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है मतलब ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब अल्फा इज अपोजिट टू ओमेगा। अब अल्फा का डायरेक्शन पूछा गया है तो ओमेगा का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसके अपोजिट होगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन साउथ के अलॉन्ग था तो अल्फा का डायरेक्शन नॉर्थ के अलॉन्ग होगा, ठीक है। 26 में आप uniform rod of mass m and length and rotates in a horizontal plane with angular velocity omega about a vertical axis passing through one end, the tension in the rod at a distance x from the, ठीक है। तो horizontal plane पे घूम रहा है तो इस horizontal plane को ठीक है हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज फ्रिक्शन भी आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन पे घूम रहा है मान लो, तो टेंशन ऑन द रॉड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस पूछा है, तो हम लोग से पूछा गया इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से एक्सिस से दूर इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, ठीक है ना। अब यहाँ का टेंशन जो होगा वो इस पार्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहा है, हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट पे सेंटर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो यहाँ का टेंशन हो, ठीक है। तो इस पार्ट पे अगर हम लोग इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पार्ट पे एक ही फोर्स लग सकता है जो सेंटर की तरफ है, वो कौन सा टेंशन है, बाकी नॉर्मल और एमजी तो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। और अगर फ्रिक्शन नहीं भी मानते यहाँ पे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं मानोगे तो फ्रिक्शन भी याद रखना, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाओ तो रॉड है तो फ्रिक्शन याद रखना प्लेन के अलॉन्ग ही लगेगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द रॉड लगेगा, क्योंकि रॉड का कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा, तो तब भी फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन ऐसा है कि वो सेंटर की तरफ नहीं आएगा। तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, अगर इसको सिस्टम माने तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है, वो टेंशन का है ना। इस पार्ट ऑफ द रॉड में ये पार्ट ऑफ द रॉड जो फोर्स लगाएगा वही एक ही फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो नेट हम लोग इसके ऊपर न्यूटन लॉ लगाएंगे, इसके ऊपर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है, टेंशन के बराबर है, इक्वल टू इसका मास कितना हो जाएगा। अब इसका मास निकालने के लिए इसका लेंथ पता होना चाहिए, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है L - x, तो इसका मास निकालने के लिए
टोटल मास कितना है, m मास है, वो l लेंथ में, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा इतना, इंटू इस पार्ट का लेंथ है l माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास वाला पार्ट, है ना, मास वाला पार्ट हो गया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका सर्कल का रेडियस कितना है, याद रखना ये चीज इस पॉइंट के ऊपर घूम रहा है, ठीक है ना। अभी आप देखोगे तो आपके सिस्टम में एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल है, और हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल का रेडियस कौन सा लेंगे, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है आपके सिस्टम में, तो अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है सिस्टम में, उसमें न्यूटन्स लगाना है, तो किसको देखते हैं हम लोग, खाली सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इसका, जिस पार्ट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में घूम रहा होगा उसका रेडियस अगर निकाले हम लोग, तो ये तो हो जाएगा x प्लस यहाँ से यहाँ तक x है, और ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ क्या होगा, इस पार्ट का लेंथ का हाफ, और इस पार्ट का लेंथ कितना है, l माइनस एक्स है, l माइनस एक्स का हाफ, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स बाई टू। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल r, और r का वैल्यू कितना है, l एक्स प्लस एल बाई टू, एल प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। मास ओमेगा स्क्वायर r इतना हो गया, है ना। तो आपसे टेंशन पूछा था, तो टेंशन का वैल्यू हो गया r, r का वैल्यू कितना है, l प्लस एक्स बाई टू। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है, फाइनल ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग एक पॉइंट मास पे फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं लगाए, इस पे लगाया, ठीक है ना, इस पार्ट पे लगाए थे, है ना। अब इस पार्ट का हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटीमीटर एक्सटेंशन लिखते वक्त ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्कल लिखना पड़ता है। तो किस रेडियस का बात करेंगे हम लोग, इस पार्ट का जिसपे न्यूटन लगा रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल में घूम रहा है उस पे, ठीक है। तो हम लोग इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है, यानी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। स्टोन इज लॉन्च्ड अपवर्ड्स एट 45 डिग्री विथ स्पीड v नॉट. A bee follows the trajectory of the stone at a constant speed which is equal to initial speed of the स्टोन। तो स्टोन तो आपका पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, ठीक है, लेकिन इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए स्टोन का स्पीड घटते 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 मिनिमम होगा, फिर बढ़ते 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 वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बी जो है वो इसी पाथ को फॉलो किया और वो कांस्टेंट स्पीड से फॉलो किया, क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बी एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो आपसे पूछा गया टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी में बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है ना। अब याद रखना क्योंकि पाथ सेम है तो सेम पाथ इंप्लाइज सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर कोई सेम पाथ पे चल रहा है, चाहे कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड से, फर्क नहीं पड़ता, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो आपसे बी का पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो बी तो इस पाथ पे चला है और इसी पाथ पे स्टोन भी चला है, तो स्टोन का टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। स्टोन तो फ्री फॉल में है, स्टोन का एक्सेलेरेशन इस तरफ कितना हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, और हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए वी स्क्वायर बाय सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन लिखते हैं, और स्टोन का वेलोसिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा एक्सेलेरेशन के साथ, ठीक है। तो और एक ही एक्सेलेरेशन पॉसिबल है आपका प्रोजेक्टाइल के, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे तो खाली सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन पॉसिबल है ना। तो आपका वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होता है स्टोन का, वी नॉट बाय रूट टू, क्योंकि आप वी नॉट से फेंके थे एट एन एंगल 45 डिग्री, तो वी नॉट से फेंके हो एट 45 डिग्री, तो हाईएस्ट पॉइंट पे खाली वी नॉट कॉस 45 बचेगा, यानी वी नॉट बाय रूट टू बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट बाय टू, और ए सी कितना हो जाएगा जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी। ये हो जाएगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बी एट द टॉप पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब टॉप पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पे बी का कितना एक्सेलरेशन ये पूछा गया, ठीक है ना। अब याद रखना, ध्यान देना कि स्टोन के लिए तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए उस पर खाली जी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बी अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी के अलावा उसके ऊपर कुछ और फोर्स भी लग रहा है, वो एयर वगैरह के कारण लग रहा होगा, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस में मतलब बी अपना पंखी हिला के, अपने फेदर्स, या क्या बोलते, फेदर नहीं बोलते, पंख को हिला उला के वो एयर पे फोर्स लगा रहा हो, एयर बी पे फोर्स लगा रहा होगा, सम और बी पे कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये मत सोचना बी फ्री फॉल पे, बी पे कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग को पता है स्टोन का किसी पॉइंट पे अगर हम लोग एक्सेलेरेशन पूछते तो आप क्या बोलोगे, टोटल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा स्टोन का, जी डाउनवर्ड, वही रहेगा, क्योंकि स्टोन के ऊपर खाली ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन बी के ऊपर एयर का फोर्स भी लग रहा है, ठीक है ना। वो आपको इस लाइन से पता भी चल जाएगा कि स्टोन के लिए नेग्लेक्ट करना है एयर रेजिस्टेंस, मतलब बी के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर से हम लोग वही करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। याद रखना बी का एक्सेलरेशन है टॉप मोस्ट पॉइंट पे दो कंपोनेंट आएगा, सेंटीमीटर आएगा और टेंजेंशियल आएगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा बी का, क्योंकि स्पीड ऑफ बी इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ बी इज कांस्टेंट, क्वेश्चन ने बोल दिया है। तो अगर स्पीड ऑफ बी कांस्टेंट है तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब खाली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन ने बोल दिया, तो बी का स्पीड हमेशा कितना है, वी नॉट है, तो बी का स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट भी वी नॉट ही रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट कितना था, अभी हम लोग निकाले थे वी नॉट स्क्वायर बाय टू जी। याद रखना ये बी के लिए निकाले थे, इनफैक्ट स्टोन के लिए और बी के लिए दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, टू जी, और उसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे मुझे लगता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया होगा, नहीं पता, 45 मिनट्स में बोला था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलो